ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्पिता सिंह के बारे में, जो कि 1937 की आर्टिस्ट है। इनका बॉर्न 1937 में हुआ था, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है वो पॉलिटेक्निक से ली है, न्यू दिल्ली से। तो इनके कुछ काम के बारे में बात करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो है, अगर आपने अभी तक वॉच आउट नहीं किए तो वॉच आउट करें। और ये मेरा एक नया चैनल है A to Z फाइन आर्ट। आप लोग को मालूम होगा, एक सेकंड टूल्स ले लेते हैं, ब्रश। हाँ, तो मेरा ये नया चैनल है। अगर आपने अभी तक A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। उस पर मैं पेपर 1 NTA UGC नेट की पेपर 1 के बारे में बात करती हूँ। जैसा कि टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, पार्ट 1। पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो आप लोग को मिलती रहे। अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह और अंजलि एला मेनन मुझे एक लड़की ने सजेस्ट की है। एक कमेंट आया था, मैं भी ए से एक आर्टिस्ट के नाम सोच ही रही थी कि कौन सा इनके कंटेम्प्रेरी में लूँ, तो अंजलि एला मेनन बहुत सही रहेगा। तो अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर और अंजलि एला मेनन जैसे ही ख़त्म होगा मैं आप लोग से टेस्ट पेपर लूँगी। और टेस्ट पेपर का टाइमिंग जो है वो मैं आप लोग को बता दूँ। टेस्ट पेपर का टाइमिंग आपका 5 बजे ही रहेगा। टेस्ट पेपर का टाइमिंग जो है आपका 5 बजे ही रहेगा। जैसा कि मैं 5 बजे लेती हूँ तो टाइमिंग बता दी हूँ। और प्लीज़ पुराने वीडियो को देखिए। और आप जो भी नेट JRF जो भी क्रैक करना चाहते हैं क्रैक कीजिए। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दे गो थ्रू फाइन आर्ट को। आप लोग को तो गो थ्रू फाइन आर्ट का लोगो मालूम है ही। ये हमारा दूसरा चैनल है A to Z फाइन आर्ट। इस पर हम NTA नेट के पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे, जैसा आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, अर्पिता सिंह के बारे में कि अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, ये सब। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अर्पिता सिंह के, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट हैं। तो अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो अर्पिता सिंह का जन्म बारानगर, कोलकाता। बारानगर, कोलकाता। तो अगर कभी कभी अंदर के नाम यानी कि कोलकाता में कहाँ जन्म हुआ है ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए बारानगर याद रखिएगा। और कोलकाता कहाँ है सभी को मालूम है, वेस्ट बंगाल में। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो हो जाएगा अर्पिता सिंह वॉज बॉर्न इन एट बारानगर इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सेकेंड क्वेश्चन है अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? क्योंकि जन्म हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, जन्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जन्म याद रखते हैं तो जब आपको क्रोनोलॉजी दे दे, मान लीजिए कि अर्पिता सिंह का क्रोनोलॉजी दे दे, अर्पणा कौर और अंजलि एला मेनन, ये 3 आप लोग को दे दे, और एक कोई आर्टिस्ट दे दे, मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पे अमृता शेरगिल को ही रख लें। ये 4 आर्टिस्ट है। अब अगर आप लोग को पूछेगा कि क्रोनोलॉजी में सजाइए तो आप लोग ऑब्वियसली अमृता शेरगिल को सबसे पहले रख देंगे, बट इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसे हम पहले रखें। इसलिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद रहेगा तो आप इसे अच्छे से क्रोनोलॉजी कर लेंगे। और क्रोनोलॉजी से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इनको हम छोड़ सकते हैं नहीं, इसलिए सबका डेट ऑफ बर्थ याद रखिए। और मैं क्रोनोलॉजी बना दूंगी आर्टिस्ट का, जैसे कि मान लीजिए अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ, अंजलि एला मेनन का जन्म कब हुआ, अर्पणा कौर का जन्म कब हुआ, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ। इससे क्या होगा, अगर आप उनको क्रोनोलॉजी वाइज लिख लेंगे तो इससे आपको और सुविधा हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। मैं ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1937 में हुआ। और इंग्लिश में हो जाएगा अर्पिता सिंह वाज बॉर्न इन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पिता सिंह के प्रमुख काम के नाम। तो देखिए, प्रमुख काम के नाम के मतलब से होगा कि इतने सारे काम के नाम मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो भले ही मेरी वीडियो 10 क्वेश्चंस की हो, कुछ लोग कहते हैं मैम 50 क्वेश्चन दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं 30 का सीट बनाइए, तो जरूरी नहीं कि नंबर में 30 हो तो ही 30 क्वेश्चन होगा। अगर आप यहाँ से देखिए तो 10 क्वेश्चन तो इसी में हो गया। इसमें जितने काम के नाम है यहाँ से ही 5-6 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो ये अर्पिता सिंह के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। विश ड्रीम, जरूर इसे गूगल सर्च कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ इमेज नहीं लेके आई हूँ, फ़ोन ख़राब है तो बहुत दिक्कत होती है। 1 सेकेंड भी विदाउट चार्ज का काम ही नहीं कर पाती हूँ, तो इंटरनेट पे जाना, फिर काम को लेना, फिर काम को डालना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि जब अंजलि एला मेनन वाली वीडियो बनाऊँ तो उसमें कुछ मैं अर्पिता सिंह के इमेजेस को डाल दूँगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं वीडियो में कब कहाँ क्या चीज़ डाल देती हूँ और क्या इंपॉर्टेंट बात बोल देती हूँ। सो प्लीज़
वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड ऑल द वीडियो इफ़ यू आर वाचिंग देन वॉच टिल दी एंड, लास्ट तक देखें। तो अर्पिता सिंह के प्रमुख काम के नाम हो गए आपका विश ड्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। द गोल्डन डियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। द इटर्नल रिपोज तो बहुत बार पूछा गया है। एंड देन 31 डेज ऑफ दिसंबर 1998। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना नोटबुक साथ में लेके बैठे, क्योंकि मैं हैंड राइटिंग से लिखी हूँ, हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग कुछ लोग को समझ में ना आए, तो जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लें। विश ड्रीम, दूसरा है द गोल्डन डियर, तीसरा है द इटर्नल रिपोज, चौथा है 31 डेज ऑफ दिसंबर 1998, पांचवा है पेंटिंग वन, ये टाइटल ही है, पेंटिंग वन जो है काम का टाइटल है, स्काई भी टाइटल है, एंड देन ए गर्ल विथ ब्लू आइज, ये सारे काम अर्पिता सिंह के हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स के, कि अर्पिता सिंह को क्या क्या ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 2011 में इनको पद्म भूषण, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, उनसे सम्मानित किया गया है। जितने भी आर्टिस्ट को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न जो भी अवार्ड मिले हैं, अगर ऐसे कुछ बड़े अवार्ड, तो वो आर्टिस्ट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को दिलीट की उपाधि मिली है तो कहाँ से मिली है और कब मिली है, जैसे कि नंदलाल बोस को दिलीट की उपाधि मिली है, एमएफ हुसैन को दिलीट की उपाधि मिली है, तो कब और कहाँ से मिली है, ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा। तो ऑनर्स एंड अवार्ड्स में हम बात कर रहे थे, तो 2011 में पद्म भूषण मिला है अर्पिता सिंह को। 1998 और 1999 में अवार्डेड हुआ है इनको कालिदास सम्मान, जो कि भोपाल के होते हैं, मध्य प्रदेश से। कालिदास सम्मान भोपाल से मिला है, मध्य प्रदेश से। 1987 में अल्जेरिया बिनाले, जो कि अल्जेरिया में होता है, वहाँ से भी इनको अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री से अल्जेरिया है। ये मैं आप लोग को लिख देती हूँ, ALGERIA, अल्जेरिया बिनाले हुआ था, जिसमें इन्हें अल्जेरिया से अवार्ड मिला था। एंड देन चौथा है 1991 में परिषद सम्मान मिला है, साहित्य कला परिषद से, जो कि न्यू दिल्ली में है। साहित्य कला परिषद सम्मान मिला था न्यू दिल्ली से, कब मिला था? 1991 में। तो ये 4 अवार्ड हैं और चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लें। डेट नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, सिर्फ पद्म भूषण का डेट याद कर लीजिएगा, बाकी का अगर डेट नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट कौन से अवार्ड मिले हैं ये जरूर याद कीजिए। अब देखिए यहीं पे 4 क्वेश्चंस निकल के आ गए। अब आप तो बच्चे हैं नहीं कि मैं लिखूं अर्पिता सिंह को पद्म विभूषण कब मिला, अर्पिता सिंह को 1998 में कौन सा अवार्ड मिला, ऐसे क्वेश्चंस बनाना तो बहुत फनी होगा, टाइम वेस्ट भी है, तो मैं एक साथ कर दी हूँ। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पिता सिंह के काम का विषय क्या था, यानी कि उनके सब्जेक्ट के थीम पूछ सकते हैं, तो उनका सब्जेक्ट का थीम क्या था? तो फ्रॉम सॉरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप, यानी कि दुख से खुशी की ओर, और अगर कोई सफरिंग कर रहा है कोई चीज़ से तो उनके लिए आशा, होप, फ्रॉम सफरिंग टू होप। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं तो आप आशा कर रहे हैं कि उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए, तो इंग्लिश में हो गया फ्रॉम सॉरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश भी नहीं है, आप लोग को हाय हेलो तो लिखना आता है, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, ये सब अगर आपको लिखना आता है इंग्लिश में, तो ये छोटे छोटे वर्ड तो इंग्लिश में जानना अनिवार्य और जानना भी चाहिए। तो अगर उनके काम के बारे में पूछ दिया जाए कि फ्रॉम सोरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होम किनके काम का सब्जेक्ट था, मान लीजिए अर्पिता सिंह, अंजलि एला मेनन, मैं ऐसे ही आर्टिस्ट का नाम ले रही हूँ, अच्छा लग रहा है लेने में, और अमृता शेरगिल ऐसे दे दिया जाए, तो आप लोग को आंसर में सेलेक्ट करना होगा अर्पिता सिंह। ठीक है, तो सब्जेक्ट याद रखिएगा, फ्रॉम सोरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। काम देख लीजिएगा तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा उनका थीम। नेक्स्ट है अर्पिता सिंह कलर्स इन पेंटिंग, दैट मीन्स कि अर्पिता सिंह अपने दैट मीन्स कि अर्पिता सिंह अपने पेंटिंग्स में कौन से कलर्स का यूज करती है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे यही कलर लूँ ताकि थोड़ा वीडियो भी अच्छा लगे। हाँ, तो वो अपने काम में ब्लू कलर का यूज करती हैं, पिंक, क्या हो रहा है, पिंक एंड ब्लू। तो यहाँ पे हम पिंक आप लोग को दिखा दिए हैं, अब हम ब्लू कलर भी आप लोग को थोड़ा दिखा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा ब्लू। तो देखिए वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट का मतलब ही हो गया चमकीला। अब आप
यहाँ पे ही देख लीजिए ना कि ब्लू कितना चमकीला लग रहा है, पिंक कितना चमकीला लग रहा था, तो वाइब्रेंट कलर यूज करती हैं। और यहाँ रेड कलर में मैं नैरेटिव पेंटिंग लिख के रखी हूँ, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे नैरेटिव पेंटिंग क्या है। तो अर्पिता सिंह के कलर्स होते थे वाइब्रेंट पिंक एंड ब्लू, टीमिंग लाइफ फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स और मोटिव्स लाइक गन्स, कार्स, प्लेन्स, एनिमल, ट्रीज एंड फ्लावर बेस। तो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस फिर लेके आई हूँ, इस क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इनके कलर याद कर लीजिएगा कि पिंक, ब्लू और वाइब्रेंट कलर, ये सीधा वाइब्रेंट याद रखिए और ये दो कलर। और पहले की जो इनकी पेंटिंग थी, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी रिसेंट जो ये काम कर रही है इसमें इनका वाइब्रेंट पिंक एंड ब्लू का यूज होता था, बट एकदम पहले जब इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट की थी तब इनके काम ब्लैक एंड वाइट होते थे। कौन से कलर होते थे? ब्लैक एंड वाइट होते थे पहले एकदम। तो वो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा अभी का ही पूछेगा। और अगर ऐसे पूछ भी दे कि अर्पिता सिंह अपने काम में कौन सा कलर यूज करती हैं, कैसे कलरों का मिश्रण होता है, तो आप लोग वाइब्रेंट एंड पिंक एंड ब्लू ही याद रखिए। मैं बस नॉलेज के लिए बता दूं कि उनके पुराने काम जो थे वाइट एंड ब्लैक या फिर ब्लैक एंड वाइट थे कह सकते हैं। और अर्पिता सिंह के काम में जो वो फॉर्म्स यूज करती थी, जो ऑब्जेक्ट यूज करती थी, वो क्या होता था? तो वो होता था, वो अपने अपने ही लाइफ से अपने फॉर्म्स को यूज करती थी, उनके लाइफ में जो भी हैपनिंग हुआ था। और ये चीज़ से आप समझ ही रहे हैं, फ्रॉम सॉरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, सॉरो वाली फीलिंग्स, जिससे वो जॉय की तरफ जाना चाह रही थी और किसी चीज़ से सफ़र रही थी, तो वो अपने होप में थी कि कब मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। इसलिए वो अपने काम में जो ऑब्जेक्ट होते थे वो डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट होते थे, यानी कि घर के ही सामान से वो पेंटिंग करती थी, अपने मोटिव यूज करती थी। क्या क्या था घर का सामान देख लेते हैं। लाइक गन हो गया, गन्स हो गया, कार हो गए, प्लेन्स, प्लेन्स में एरोप्लेन है, देखिएगा अर्पिता सिंह एरोप्लेन अपने काम में कितना यूज की हैं। गन, कार, डॉल, ये सब बहुत यूज की हैं अपने काम में। एनिमल, ट्रीज एंड फ्लावर बेस, फ्लावर बेस भी उन्होंने अपने काम में यूज की हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे नैरेटिव पेंटिंग की। तो नैरेटिव कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अर्पिता सिंह की पेंटिंग जो थी नैरेटिव थी, यानी कि स्टोरी टू टेल। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि गुलाम मोहम्मद शेख के भी काम में नैरेटिव पेंटिंग, यानी कि एक नैरेटिव समझ रहे हैं ना, कोई कहानी हो, कहानी कह रहा हो। एक पेंटिंग जब ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे मिनिएचर में भी तो कहानी बेस्ड ही है ना, उसी तरह से। तो अर्पिता सिंह के जो काम थे वो भी स्टोरी टू टेल थे, यानी कि कहानी जैसा कहानी उनके पेंटिंग से निकल के आता था। तो इन अर्पिता सिंह के पेंटिंग को हम नैरेटिव पेंटिंग के अंतर्गत रखेंगे। और याद रखिएगा स्टोरी टू टेल, अगर पूछ दे कि अर्पिता सिंह के काम में कौन से पेंटिंग हम देख सकते हैं, नैरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव, तो आप लोग को याद रखना है नैरेटिव या फिर स्टोरी टू टेल। ऐसे ये क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे तो यहाँ पे हमने फिगरेटिव आर्टिस्ट भी लिख के रखा, वो जो फ्लावर बेस था ना वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चंस। फिगरेटिव आर्टिस्ट, तो उनके काम में फिगरेटिव कहने का मतलब कि वो छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे जो हैं डॉल बनाती थी, या फिर छोटे 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 गन बनाती थी, छोटे 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 प्लेन होते थे। सॉरी मैं ड्राइंग बहुत गंदा कर रही हूँ। तो प्लेन होते थे, तो ये, और साथ ही साथ उनके काम में फिगरेटिव यानी कि फिगरेटिव चीज़ों का भी यूज किया गया। जैसे कि वुमेन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, तो वुमेन और फीमेल को ये बहुत ज़्यादा पेंट की हैं। और पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि अर्पणा कौर भी वुमेन सेंट्रिक के लिए ही बहुत फेमस थी। तो उनके काम भी वुमेन सेंट्रिक हैं और इनके भी वुमेन और फीमेल से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा। इसीलिए मैं साथ में ऐसे आर्टिस्ट लेके आई हूँ ताकि आप लोग को याद करने में भी ईजी रहे। तो याद रखिएगा कि इनके काम भी फिगरेटिव थे और वुमेन को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इनके ऑब्जेक्ट क्या होते थे, तो डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट होते थे। डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट में क्या होते थे, कार है, एरोप्लेन है, गन है, डॉल है, फ्लावर बेस है, ये सब होते थे। और अर्पिता सिंह के फॉर्म्स क्या होते थे, तो अर्पिता सिंह अपने काम में ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स भी यूज की हैं। जैसे कि मिनिएचर से कुछ चीज़ें, मिनिएचर्स देख के, जैसे मिनिएचर में जो फॉर्म यूज होता है, या फिर म्यूरल में जो फॉर्म यूज होता है,
या फिर इंडियन आर्ट फॉर्म में, जैसे कि ये बंगाली हैं अर्पिता सिंह, तो बंगाली आर्ट फॉर्म का भी इन्होंने अपने काम में यूज की हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि अर्पिता सिंह के फॉर्म्स जो थे ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स थे, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म के साथ फोक आर्ट थे, बंगाली फोक आर्ट थे, ये सब भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्पिता सिंह के महत्वपूर्ण काम और टाइटल। यहाँ पे के छूट गया है, तो उतने काम तो मैं पहले बताई, वो सब काम था। काम इन द सेंस कि मान लीजिए आपने एक पोर्ट्रेट किया और उस पोर्ट्रेट का नाम रख दिया वुमेन, या फिर एक आपने लैंडस्केप बनाया और उस लैंडस्केप का नाम रख दिया अनटाइटल्ड वन। उसी तरह से जो हम पहले बात किए थे, ये सब जो हम बात किए थे, ये सब इनके काम के नाम है। ठीक है, जो कैनवास पे किया जाता है, इस तरह से समझाना पड़ता है। और ये सब जो है इनके शो का टाइटल, जैसे कोई शो देते होंगे तो देखते होंगे कहीं पे इंडल्जेंस लिखा होता है, कहीं पे पारासेक्सिस लिखा होता है। इस तरह से शो के जो नाम होते हैं, कभी आपने सोलो शो किया होगा या ग्रुप शो किया होगा तो हम लोग थर्ड विंडो इस तरह के नाम देते हैं। कोई भी एक एग्जीबिशन के जो नाम देते हैं वो नाम है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है महत्वपूर्ण काम और टाइटल। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये सोलो एग्जीबिशन ही है, इसलिए सोलो एग्जीबिशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोलो एग्जीबिशन इनका था, उसका नाम था पिक्चर पोस्ट कार्ड। पिक्चर पोस्ट कार्ड, जो कि 2003 से 2006 तक, यानी कि 3 साल तक ये काम वधेरा आर्ट गैलरी में रहा। मतलब 2003 में भी शो हुआ, 2004 में भी हुआ, 5 में भी हुआ एंड 6 में भी हुआ। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। पिक्चर पोस्ट कार्ड पूछ सकता है कि पिक्चर पोस्ट कार्ड किनके शो का टाइटल है, तो अर्पिता सिंह के हैं। और ये कहाँ शो हुआ था सोलो शो, तो वधेरा आर्ट गैलरी। वधेरा आर्ट गैलरी कहाँ है? वधेरा आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में है। सेकंड बात करेंगे सेम, यहाँ पे भी ये भी शो का नाम है मेमोरी जार्स। तो टाइटल था एग्जीबिशन का मेमोरी जार्स, और ये कहाँ एग्जिबिट हुआ था? एट बोस्पेसिया मॉडर्न, न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि पिक्चर पोस्ट कार्ड किनका है? अर्पिता सिंह का है। और मेमोरी जार्स किनका है? तो अर्पिता सिंह का है। और मेमोरी जार जो एग्जिबिट हुआ था कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। बस यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पिक्चर पोस्ट कार्ड या मेमोरी जार पूछ सकता है। नेक्स्ट है अर्पिता के काम का माध्यम क्या था। जब हम इतनी चीज़ें की बात करें तो मीडियम तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो पहले ये चारकोल वगैरह भी यूज करती थी, अभी भी इनके काम आप मिक्स्ड मीडिया बोल सकते हैं। ये अपने काम में चारकोल, ऑयल, वाटर कलर, एक्रेलिक सब चीज़ों का मिश्रण करती हैं। बट ऐसे हम बेसिक देखें तो ये वाटर कलर ऑन पेपर एंड ऑयल ऑन कैनवास करती है। और जो भी हम ये जो स्टोरी लिखे हैं वही बात आ रहा है कि स्टोरी टू टेल, वो जो भी ऑयल पेंटिंग या फिर वाटर कलर में करती थी, उनके पेंटिंग में एक स्टोरी होती है, एक नैरेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्पिता सिंह ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। पहले मैं बता चुकी थी कि दिल्ली से की है, यहाँ भी फिर से हम मेंशन कर दे रहे हैं। उन्होंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एट द दिल्ली पॉलिटेक्निक से की है। डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स दिल्ली, किसमें? पॉलिटेक्निक से, फाइन आर्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट में रेड से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा नॉलेज होना तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जॉब ऑफ ए डिजाइनर एट द वीवर्स सर्विस सेंटर कोलकाता और न्यू दिल्ली में। यानी कि जब उन्होंने डिप्लोमा फाइन आर्ट में दिल्ली से ली, उसके बाद वो जॉब करने लगी। किस चीज़ में जॉब करने लगी? तो एक डिजाइनर का जॉब था। और उसमें क्या इनका काम था? तो वीवर्स साइंस सेंटर जो कि डिजाइनर की कंपनी है, वहाँ पे ये जॉब करने लगी। और ये कहाँ कहाँ जॉब की? ये वीवर्स सर्विस सेंटर में तो कोलकाता में की और न्यू दिल्ली में की, कोलकाता और न्यू दिल्ली में की। उसके बाद इन्होंने तो काम के बाद जॉब करने लगी, जॉब करने के बाद इनको और भी उत्साह आया जब वो वहाँ पे काम करने लगी। तो विविंग वगैरह देख के, वहाँ की टेक्निक देख के ये और भी प्रभावित हुई। उसके बाद ये पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी, तभी ये पेंटिंग अच्छा करने लगी। और इनका अभी इतना नाम है, इतने सारे सम्मान, पद्मश्री, कला साहित्य परिषद, इतने सारे अवार्ड मिले हैं। फिर आपके अल्जीरिया से इनको अवार्ड मिले हैं। और साथ ही साथ इनको चंडीगढ़ से ड्राइंग के लिए भी अवार्ड मिल चुका है। ये मेंशन मैं आप लोग को नहीं की थी, बट यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दे रही हूँ कि अर्पिता सिंह को जो है ड्राइंग से भी अवार्ड मिल चुका है। कहाँ से मिला है? चंडीगढ़ से मिला है।
है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट, बहुत फेमस हो चुका है आजकल, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके जो भी सोशल मीडिया हैं, आप लोग जो भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर हेलो ऐप हो, टिकटॉक हो, व्हाट्सअप हो, इतने सारे सोशल मीडिया हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, लेते हैं अलविदा, और घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से खाना खाइए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम के मोटिव से आप इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, UGC नेट हो, DSSB हो, TGT PGT, फाइन आर्ट, ड्राइंग टीचर, जो भी हो, उसमें आप सक्षम हो। मैं आप सब के लिए विश करती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सबका तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, ये मैं बोल देती हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा बट ये सही बात है, सब लोग का तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। जितने, अगर मान लीजिए 500 लोग मेरे चैनल देख रहे हैं तो 500 लोग का तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि निकलेगा, बट उसमें से अगर 100 बच्चे भी निकाल लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में आप 1 नंबर 2 नंबर से अटक गए, तो कोई बात नहीं ना, आप समझ लीजिए कि आपको और नेक्स्ट टाइम 10 नंबर ज़्यादा लाना है। आप 10 नंबर ज़्यादा की सोचेंगे तब जाके आप कट ऑफ से एक दो नंबर ज़्यादा ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना टारगेट हमेशा ज़्यादा रखिए। हम सब जानते हैं कि UGC नेट में OBC का लगभग 60 से ऊपर रखिए, जनरल का 65 से ऊपर रखिए, SC ST का 59 56 ऐसे रखिए। और यहाँ पे मैं जो SC ST को कैटेगराइज कर रही हूँ, OBC को, इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैम SC का तो इस बार ज़्यादा गया, तो ठीक है ना, इसमें आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। अगर SC OBC से ज़्यादा मार्क्स लाया तो इसमें बुरा क्या है, अच्छा है ना, कोई बुरा वाली बात नहीं है। बस हाँ, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ कि हमेशा ही SC ST के 2-3% कम रहते हैं। भले ही KVS NVS में OBC सॉरी SC ST का कभी कभी सेम लेवल रहता है, या कभी 1-2 नंबर ज़्यादा भी रहता है, तो इससे अच्छी बात है ना, खुशी मनाइए ना। मुझे कमेंट करके ये क्यों बता रहे हैं कि मैम SC OBC से ज़्यादा लाया या जनरल से ज़्यादा लाया, ठीक है, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से, बाय बाय। और इस बात को SC ST OBC वाले को अपने दिमाग में ना बिठाएं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ निकालिए। हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं, बस इसे ही ध्यान में रखिए। कौन SC है, कौन जनरल है, हम सब एक समान है। कि SC को 4 पैर या 2 पैर नहीं होते हैं और OBC को 6 आँख नहीं होते हैं, सब एक समान है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।